फोर्थ में किसी को कोई दिक्कत है? पहले बोलो। चलो, फोर्थ में किसी को कोई दिक्कत है क्या? फिफ्थ में हिमांशु बनेंगे, दिव्य बनेंगे। फिफ्थ में दिक्कत है किसी को? लास्ट 2 पॉइंट सुनिए। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस पेड फॉर स्पाउस आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस पेड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर आ जाएगा अलग से दूसरे वाली कैटेगरी में, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर मदर आ जाएगा पर 5,000 तक, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर फादर 78 ईयर्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनिए। देखिए, इनके लिए तो 3 आइटम हुए क्या? खुद के लिए तो चेक करो, असेसी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, क्या इनके लिए 3 आइटम हुए? हाँ, तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल 29 मिलेगा कितना? 25, दैट्स इट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए पेरेंट्स में। पेरेंट्स में मेडिक्लेम करवाया कितना? 18,000 का। हेल्थ चेकअप कराया 5,000 का। 5,000 मिलेगा हेल्थ चेकअप, ठीक है। और 39,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर फादर का। अब फादर का मेडिक्लेम नहीं है ना? फादर का मेडिक्लेम नहीं है ना? नहीं है तो फिर ये मिल जाएगा। अगर मेडिक्लेम होता तो ये नहीं मिलता। तो ये 3 आइटम यहाँ पे आते हैं। पर तीनों मिला के भी 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। मिलेगा कितना? 50। एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस दोनों मिला के भी 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोले क्लियर है क्या? चलो फिर ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसको आप होमवर्क लिख लो और अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो होमवर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे, राइट। आ जाइए। हमने 80D तक पढ़ लिया है, अब आ रहे हैं 80DD के ऊपर, ठीक है। चलिए, 80DD क्या कह रहा है? 80DD कह रहा है डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर एसएससी का कोई डिपेंडेंट, ध्यान से सुनना, अगर एसएससी का कोई डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल्ड है और एसएससी उसकी केयर करता है, केयर करने का मतलब उसका खाना पीना रहना ट्रीटमेंट सब कुछ करता है, क्या आप इसकी कोई वैल्यूएशन कर सकते हैं कि उसने आपके लिए कितना किया? ऐसा कुछ कर सकते हैं? एसएससी ने डिपेंडेंट पर्सन के लिए कितना किया, ऐसा कुछ पता लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि खाना पीना रहना सेवा करना ट्रीटमेंट करवाना सब करवाना पॉसिबल नहीं है, उसकी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने भी कहा कि देखो
हम यहाँ पे हम भी आप जब वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है तो हम भी नहीं बोलेंगे वैल्यूएशन करने का, हम आपको फिक्स 75,000 की छूट दे देंगे। कितनी छूट दे देंगे? 75,000 की डिडक्शन दे देंगे सीधी सीधी। ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस इररिलेवेंट मैं लिख देता हूं वरना आप बाद में कंफ्यूज होंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस इररिलेवेंट। ठीक है। आपने चाहे उस पर खर्चा 1 रुपए का किया हो चाहे 1 करोड़ का किया हो, डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 75,000। राइट। सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो अगर कोई 80% और मोर डिसेबल्ड है, उसकी सेवा की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग एसएससी को 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। नॉर्मल एसएससी है तो 75,000 और सीवियर डिसेबल्ड है तो 1,25,000। ओके। ओके सर, हमें कैसे पता चलेगा वो सीवियर डिसेबल्ड है या नहीं? ऐसा सवाल आना चाहिए आपके मन में। यस। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। राइट। बोलिए, क्लियर है क्या? अब इसके प्रोविजन देखिए। पहले ही मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको नोट्स से, उसके बाद मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा जिससे आपका ध्यान पढ़ने पे रहे, बिल्कुल नोट्स पे ना रहे। ठीक है। अब नोट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मुझे कुछ बातें अंडरलाइन करवानी है, वो देख लीजिए। ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। अब देखो मेडिकल वाली जितनी भी डिडक्शन है ना वो ऐसे ही है। एक बात बताओ, ट्रीटमेंट करवाना है किसी का, ट्रीटमेंट करवाना है किसी का, तो वो तो इंश्योरेंस सॉरी इंडिविजुअल या एचयूएफ ही करवाएगा ना। वो तो इंडिविजुअल या एचयूएफ ही करवाएगा ना। उन्हीं को तो बोलेंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे कंपनी के ऊपर कोई डिपेंडेंट सुना है कभी कि कंपनी किसी पे डिपेंडेंट हो या कंपनी पे कोई डिपेंडेंट हो? नहीं। फर्म पे भी नहीं सुना होगा, तो इसलिए उनको नहीं मिलती है, ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक फिट कर देना है। ठीक है। 75 मिल जाएगी, 125 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान ज्यादा दे लेना वरना आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है। जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, वरना आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है। एक, एसएससी का रेजिडेंट होना। दूसरा, फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन है। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या उसमें भाई बहन थे? बताइए। अभी जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी 80D के अंदर, क्या उसमें भाई बहन थे? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ना। हाँ जी। ओके। तो जो फैमिली की डेफिनेशन है ये बड़े ध्यान से समझनी है। पहले जो 80D हमने पढ़ा वहां पे ब्रदर सिस्टर इंक्लूड नहीं थे। ठीक है। पर अब इंक्लूड है। क्या ये डिपेंडेंट होने चाहिए? बताओ।
क्या ये पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ब्रदर एंड सिस्टर डिपेंडेंट होना चाहिए क्या? यस, देखो इधर लिखा है ऑलरेडी डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट? इतनी ही बात है, बोलो क्लियर है? ये बात ध्यान रख लेना। एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए और फैमिली की डेफिनेशन में कौन है, ये बातें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, बाकी ये इतना याद रख लो, इनफ है, ठीक है? बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन कहता है ATDDB। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ATDDB। ATDDB भी ऐसा ही सेक्शन है, पर ये बोलता है कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवाते हैं। अब स्पेसिफाइड बीमारी क्या है? वो एक लिस्ट में बहुत सारी लिखी हुई है, ठीक है? तो वो आप अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80DDB या क्वालिफाइड फॉर 80DDB, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? इसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें भी इंडिविजुअल एचयूब बोला गया, वो तो ठीक है। एसएससी कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए, एक चीज आप ये ध्यान रखिए, ठीक है? एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना आप करेंगे, जितना आप उसके ऊपर खर्चा करेंगे, वो या 40,000 विच एवर इज लेस। एक्चुअल खर्चा जो आप करेंगे वो और 40,000 विच एवर इज लेस, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके? अगर सामने वाला बंदा जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो बंदा सीनियर सिटीजन हुआ, ठीक है, तो डिडक्शन कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, सुनो, एक हमारे पास एसएससी है, बोलो हाँ या ना? एक तो एसएससी होगा क्वेश्चन में, और एक वो बंदा होगा जिसका इलाज हो रहा है, पेशेंट होगा, राइट? तो यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूज क्या कर सकती हैं? रेजिडेंट होना जरूरी है, किसका? बताओ, किसका रेजिडेंट होना जरूरी है? एसएससी का, राइट? सीनियर सिटीजन किसका देखेंगे? एसएससी को सीनियर सिटीजन देखेंगे या पेशेंट को देखेंगे? 40,000 और 1,00,000 डिसाइड करने के लिए पेशेंट को देखेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा वहां पे, राइट? हाँ जी। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सेम, तो इसका मतलब 80DD और 80DDB, इन दोनों में फैमिली की डेफिनेशन सेम है, ओके? अगर आपका जो पेशेंट है, अगर आपका जो पेशेंट है वो नॉन रेजिडेंट हुआ, अगर पेशेंट नॉन रेजिडेंट हुआ तो ये डिडक्शन 40,000 तक ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन 40,000 तक मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एसएससी अगर रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं, बताओ? एसएससी अगर रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ सर, मिलेगी। एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो, कर दी ना गलती, ने कहा ना गलती कर दोगे। कह रहे सर 40,000 मिलेगी, नो। अरे ये किसके लिए देखना है? एसएससी के लिए तो सिर्फ इतना ही लिखा है ना, रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ लिखा है नॉन रेजिडेंट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की देखनी पड़ेगी रेजिडेंसी। समझ गए? अरे आपका सीनियर होना, सॉरी, सीनियरिटी अलग चीज है, रेजिडेंसी अलग चीज है। एसएससी रेजिडेंट ही होना चाहिए डिडक्शन लेनी है तो, और जो डिपेंडेंट है वो रेजिडेंट होना चाहिए ज्यादा डिडक्शन लेने के लिए, ऐसा समझो आप,
मतलब सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब आप रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट हो तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर जितना अमाउंट आपको एम्प्लॉयर से या इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा उसको भी कम कर दिया जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हमने डिपेंडेंट के ऊपर खर्चा किया 60,000 रुपए। हमने डिपेंडेंट पे खर्चा कितना किया? 60,000 रुपए। और मैक्सिमम कितना मिलना था? 40,000 रुपए। तो हमें कितनी छूट मिलेगी? बोलो। 40,000 रुपए। अब हमें ये बोला गया कि इंश्योरेंस करवा रखा था हमने, और उस इंश्योरेंस की वजह से हमें यहाँ पे 20,000 रुपए की वसूली हो गई। ठीक है, या फिर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें 20,000 का रिइंबर्समेंट दे दिया। पॉसिबल है दोनों में से कोई भी चीज? बोलिए, पॉसिबल है? यस। तो जब पॉसिबल है और आपको रिकवरी हो गई तो आपकी जो ये डिडक्शन है वो उतने अमाउंट से कम कर दीजिए आप। समझ गए? तो जितनी वसूली आपको हो गई, हम अगर रिकवरी नहीं होते तो 40,000 की डिडक्शन देते, अब रिकवरी हो गई तो जितना डिडक्शन मिला उतना लेस कर दो। बोलिए, आई बात समझ में? चलो एक बार एक काम करते हैं, इसका भी तुरंत एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ध्यान से देखिए। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री भंडारी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टैक्सेबल सैलरी दे रखी है, अदर सोर्स दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है, LIC एन्युटी प्लान में इन्होंने पैसा लगाया ये दे रखा है, he paid medical insurance premium by check for his dependent blind mother certified as severe disabled person age 68 years is ₹20,000। बता सकते हैं कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी आपके हिसाब से, ये बताइए। कौन कौन सी डिडक्शंस मिलेगी, जल्दी बोलो। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? 80C, 80DD, 80CCC, हाँ, CC। ओके, चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले GTI पे पहुंचते हैं। बताइए GTI में क्या क्या लिखूंगा? सैलरी लिख दूं 75,000। अब देखो नेट लिखा है, टैक्सेबल लिखा है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी होगी इन्होंने, राइट? बोलिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी होगी ना? ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ा पंगा है, नहीं पता चले आप फिर से 50,000 कम कर दो तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 20,000 रुपए। एग्रीकल्चर इनकम लेना नहीं लेना? बोलिए, एग्रीकल्चर इनकम लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना, क्यों? एग्जम्प्ट है, राइट? चलिए, GTI आ गया 95,000, राइट?
ओके, अब डिडक्शन में ध्यान से देखना, ये क्या करते हैं, एक लाइन में ही दो चीजें फंसा देते हैं, आपको बताते नहीं है अलग से, आप सोचते हो कि बताएंगे, ऐसा बताते नहीं है। देखिए क्या, पहला यहाँ पे बोला कि LIC एन्युटी प्लान दिया, दूसरा यहाँ पे बोला मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे ये भी कह दिया कि माता जी क्या है, डिपेंडेंट है और सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है। डिपेंडेंट के साथ क्या है, सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है। तो सीवियर है तो कितना मिलेगा, बोलो, सीवियर है तो कितना रिडक्शन मिलेगा, ठीक है, देते जाइए। अब कोई भी डिडक्शन आप बाहर नहीं देंगे, इनर कॉलम में देंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेस डिडक्शन 80, कौन सा बताया, CCC, LIC एन्युटी कितना है, 18,000। उसके बाद है 80D मेडिक्लेम, कितना है, 20,000। ओके, और कौन सा सेक्शन लगाऊं, DD। टोटल कितनी रिडक्शन देनी है, बोलो, टोटल कितना हो गया, 45, 1,63,000। टोटल कितना है, 163 है क्या, हाँ जी। तो क्या 1,63,000 की छूट दे सकते हैं हम, बोलिए, 163 की छूट दे दूं क्या, दे दूं डिडक्शन पूरी, बोले यस, नो, नहीं, नहीं दे सकते, इसीलिए तो, कितना दे सकते हैं हम, 95 ओनली, कितना दे सकते हैं, 95 ओनली, जीटीए से ज्यादा थोड़ी दे सकते हो। ओके, पहली क्लास में पहली लाइन में बोला था डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई, बोला, क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी के, बोल दीजिए एक बार। पक्का, चलिए नेक्स्ट आइए फिर, क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1 बाय 1, ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 विजुअल है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। देखिए पहला केस क्या कह रहा है, फाइंड आउट द अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी, डीडीबी में अमाउंट बताना है आपको। मिस्टर पी, असेसी का नाम क्या है, मिस्टर पी, ठीक है, असेसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हिमांशु क्या पूछ रहे हैं, सर अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है और सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज आल्सो, तो दोनों में मिल जाएगी, यस दोनों में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मिस्टर पी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उन्होंने खर्चा किया स्पेसिफाइड डिजीज पे, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफाइड डिजीज पे, वो भी डिपेंडेंट ब्रदर के ऊपर, कितना, 6,000 रुपए का।
ब्रदर की उम्र 28 साल है और ब्रदर भी रेजिडेंट है, बताइए डिडक्शन मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी? बोलो भाई, मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी? साथ में ये भी बताना है कितनी। 6000 भाई, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 40,000 रुपए, विच एवर इज लेस, ऐसे लिखेंगे क्या? एक्चुअल एक्सपेंसेस और 40,000 रुपए, विच एवर इज लेस, ऐसे लिखेंगे। यस, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 रुपए का है और 40,000 तो लिमिट है, तो कितना मिल जाएगा? 6,000। क्लियर है क्या? क्यू पे आइए। मिस्टर क्यू नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एनओआर है, एनओआर है, बताइए ये सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? पहले तो ये बताइए। मिस्टर क्यू नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सेक्शन लगेगा या नहीं? यस, डेफिनेटली लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट को मना किया है, रेजिडेंट को तो हाँ ही किए, वो रेजिडेंट चाहे ऑर्डिनरी हो और चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, ऐसा थोड़ी लिखा था वहां पे प्रोविजन में। ऐसा लिखा था क्या कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए? नहीं, सिर्फ इतना लिखा था रेजिडेंट होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, तो सेक्शन तो लगेगा। अब खर्चा कितना किया सर? 80,000 का किया है। भाई की उम्र कितनी है? 63। उम्र किसकी देखते हैं, एसएससी की या पेशेंट की? सीनियरिटी किसकी देखते हैं, एसएससी या पेशेंट? पेशेंट की देखते हैं सर। पेशेंट हो गया ना यहाँ पे? पेशेंट सीनियर हो गया क्या? तो सीनियरिटी देखनी चाहिए। पर आगे क्या लिखा है वो भी देखो। आगे लिखा है पेशेंट नॉन रेजिडेंट। अब पेशेंट नॉन रेजिडेंट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पेशेंट नॉन रेजिडेंट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यस मुरली, वेरी गुड। पेशेंट के नॉन रेजिडेंट होने से ये फर्क पड़ेगा कि उसको सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ ये लिमिट 40,000 हो जाएगी, फिर चाहे यहाँ पे उम्र कितनी भी हो, चाहे ऊपर 40 साल से कम हो, चाहे उम्र 40 साल से ज्यादा हो। समझ गए? ओके, तो 40,000। अब एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लेस, एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लेस, बोलिए। तो 40,000। ओके, दोबारा सुन लीजिए। अगर एसएससी रेजिडेंट है तो सेक्शन लगेगा, एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन लगेगा ही नहीं। एसएससी की रेजिडेंसी की बात तो ये है। पेशेंट रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिल सकता है, और एसएससी सॉरी पेशेंट नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात से समझ लीजिए, समझ गए? तो एसएससी से जुड़ा हुआ है सेक्शन और पेशेंट से जुड़ा हुआ है सीनियर सिटीजन का बेनिफिट, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? आइए सर, मिस्टर आर पे आइए। मिस्टर आर नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर आर नॉन रेजिडेंट है, बोलो क्या करें? मिस्टर आर नॉन रेजिडेंट है, क्या करें? सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो नो डिडक्शन, बात खत्म। यहीं पे किस्सा खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए, मिस्टर एस। मिस्टर एस कह रहे हैं रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो है, बट नॉट इंडियन सिटीजन। बताओ, इंडियन सिटीजन नहीं है, अब क्या करें? अप्लीकेबल है ना? यस, क्योंकि ये तो हमने बोला ही था कि हमें तो सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब है, राइट? तो सेक्शन तो लगेगा। आगे आओ। खर्चा है 72,000 का, एसएससी है 88, पेशेंट है 88 साल का, और पेशेंट रेजिडेंट भी है। अगर पेशेंट रेजिडेंट है तो क्या 1 लाख की लिमिट लगेगी, एक्चुअल और 1 लाख? यस, विच एवर इज लेस, तो छूट कितनी मिल जाएगी? 72,000 रुपए की, राइट? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। टी। टी रेजिडेंट है तो सेक्शन लगेगा। यस, खर्चा 80,000 का है,
खर्चा 80,000 का है, और पेशेंट 52 साल का है, मतलब सीनियर नहीं है, और रेजिडेंट भी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सीनियर नहीं है तो रेजिडेंट हो या ना हो, 40,000 ही मिल रहा है। तो कंपैरिजन हो जाएगा 80,000 और 40,000, विच एवर इज लेस। ऐसे ही होगा क्या? 80,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, तो हो गया 40,000। अब 40,000 में से नीचे क्या लिखा है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस से मिल गए 8,000 रुपए, तो क्या ये लेस कर देंगे हम? डिडक्शन कितनी देंगे? 32,000 रुपए की ही देंगे। लो जी, ये हो गए आपके 80D वाले सारे सेक्शन, D के सारे सेक्शंस हो गए। बताइए, तो डाउट किसी को? एकदम क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट आता है सेक्शन 80E। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन देखिए 80E क्या कह रहा है। सेक्शन 80 समझिए, एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कह रहा है, अगर आप कोई लोन लेते हैं एग्जाम पर्पज के लिए, अगर आप कोई लोन लेते हैं एजुकेशन पर्पज के लिए, तो उस लोन पे जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो पूरा आपको डिडक्टेबल है। ठीक है, ये अगर आप कोई लोन लेते हैं, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप कोई लोन लेते हैं स्टडी के लिए तो उस पे आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो पूरा डिडक्टेबल है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हालांकि टाइम की जरूर लिमिट है कि 8 साल तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। ले सकते हैं 8 साल तक डिडक्शन ले सकते हैं, 8 साल के बाद आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन ओनली इंडिविजुअल, अब पढ़ाई तो भी इंडिविजुअल ही करेगा, तो सिर्फ इंडिविजुअल को दी गई है। लोन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, ठीक है, और लोन मस्ट बी फॉर हायर एजुकेशन, जितना इंटरेस्ट पे करेंगे उतने की छूट मिल जाएगी, पर ध्यान रहे पेमेंट होना जरूरी है। 8 साल तक छूट मिलेगी। पढ़ाई किसकी होनी चाहिए सर? एसएससी की खुद की हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, मन में एक ही सवाल आता है कि पढ़ाई के नाम पे कि सर बच्चों की पढ़ाई होगी, नहीं, एसएससी की खुद की पढ़ाई हो सकती है, स्पाउस की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, और किसी बच्चे के लिए अगर वो लीगल गार्जियंस हैं तो उसके लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सारे बच्चों के लिए अगर आपने कोई भी, या फिर स्पाउस के लिए या सेल्फ के लिए कोई भी लोन लिया है एजुकेशन, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको डिडक्टेबल होगा। बोलिए, क्लियर है क्या? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये तो। चलो, अब जो सेक्शन आने जा रहा है 80EE, इसमें देखिए 80EE होगा, 80EE होगा, 80EEB होगा, इस तरीके से सेक्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, पहले एक ही सेक्शन हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद ये नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, ये क्यों किए गए, पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा दूं। जब अगर आपको याद होगा तो नरेंद्र मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने 2014 में गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद उन्होंने 2016 में एक अनाउंसमेंट की थी कि 2022 तक हर बंदे के पास अपना घर होगा। हमारा ये
लक्ष्य है, हमारा ये विजन है कि 2022 तक हर इंसान के पास घर होगा, राइट। अब घर होगा इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट घर बना के बांटेगी, घर होगा इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत सारे घर बनाएगी और फिर बांटेगी, क्या दो भैया ले लो। इन्होंने इस चीज को, भाई ऐसे तो क्या होगा फिर, ऐसे तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि लोग फालतू बैठे हैं, घर ले लिया उसको किराए पे लगा दिया, इस तरीके से काम चलेगा। तो उन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, उसको क्या बोला कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन है तो आप नया घर खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हम आपको डिडक्शन एक्स्ट्रा दे देंगे। डिडक्शन एक्स्ट्रा देने का मतलब हम आपसे उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आपकी इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, आप आराम से उस टैक्स की जगह ईएमआई भरते रहो, एक चीज। दूसरा, कुछ सब्सिडी वगैरह दी गई आपको, अगर आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अप टू 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, राइट। हाँ, तो इस तरीके से काफी बेनिफिट दी है। पर हमें जो देखना है, हमें सिर्फ वही पार्ट देखना है जो टैक्स से रिलेटेड है, बाकी पार्ट से हमें मतलब नहीं है। ओके, तो सुनिए अब 80 क्या कह रहा है, इसको सुनिए, स्पेसिफिक सेक्शन है। ये कह रहा है कि सर आप इंडिविजुअल है, अब चाहे आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिविजुअल होने चाहिए और आपने लोन लिया है, किस चीज के लोन लिए, घर के लिए लोन लिया है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, वरना आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन के लगने की कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, द लोन शुड बी सैंक्शन इन, स्पेसिफिकली कौन से साल में सैंक्शन होना चाहिए, 16-17 में, क्योंकि उस टाइम पे जब लॉन्च किया था ना। अब मान लो किसी ने पहले से घर ले रखा है, तो क्या उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए। किसी ने पहले से घर ले रखा था तो क्या उसको ये डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी, समझ गए। तो इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि लोन सैंक्शन होना चाहिए 16-17 में। उसके बाद आया कि लोन का अमाउंट है तो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप 35 लाख तक का ही लोन लेंगे, उससे ज्यादा का लोन नहीं लेंगे, तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि अगर उससे ज्यादा का आप लोन ले रहे हैं इसका मतलब आप तो पैसे वाले हैं, तो उससे ज्यादा का अगर आप लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि फिर तो आप पैसे वाले हैं, आपके पास कमी नहीं है, ठीक है। घर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, घर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोन 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन ये लोन पास हो रहा है उस दिन आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसका मतलब नए लोगों के लिए है, जिनके पास ऑलरेडी घर नहीं है उनके लिए, ओके, ठीक है। दिस डिडक्शन इज अपार्ट फ्रॉम 24B, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस साल मेरा टोटल इंटरेस्ट बनता है 2,40,000 रुपए, यहां मैं डिडक्शन ले सकता हूं जितना इंटरेस्ट है वो, या 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो, तो मैं डिडक्शन यहां लूंगा या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने पढ़ा था 24B वहां लूंगा, बताओ। बोलिए, मैं डिडक्शन कहाँ लूंगा, कहाँ लेनी चाहिए मुझे डिडक्शन, तो सुनिए, दोनों डिडक्शन ले सकते हैं आप, दोनों मतलब पहले आप इसकी ले लीजिए, तो यहाँ पे आप लेंगे तो कितनी मिलेगी आपको, 24B में कितनी मिलेगी, 2 लाख ही मिलती है ना, सही है, 24B में 2 लाख ही मिलती है ना। बोलो भाई हाँ या ना, 24B में 2 लाख तक की छूट मिलती है क्या, ऑडियो आ रहा है, ओके, तो बोलो भाई 24B में 2 लाख तक की छूट मिलती है क्या, यस।
तो 40,000 की जो छूट वहां नहीं मिलेगी वो हम यहाँ क्लेम कर लेंगे। तो हम कहेंगे 40,000 और 50,000 मैक्सिमम, विच एवर इज लेस, तो 40,000 की छूट हम यहाँ ले लेंगे। समझ गए? वहां तो मिलेगी मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी बैलेंस अमाउंट की। एक अमाउंट दोनों जगह नहीं आएगा। मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट ही 40,000 होता, टोटल ही इंटरेस्ट 40,000 होता, तो फिर आप या तो वहां ले लो या यहाँ ले लो, एक जगह मिलेगी, दोनों जगह नहीं मिलेगी। समझ गए? कॉमन अमाउंट के लिए दोनों जगह नहीं मिलेगी। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? लोन दोबारा सुन लीजिए, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। लोन आपका 2016-17 में सैंक्शन होना चाहिए। ठीक है? घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर की वैल्यू, वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू से मतलब है यहाँ पे। घर की मार्केट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस दिन आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और ये डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलती है उससे अलग है। मतलब कि वहां पे जो डिडक्शन मिल गई वो यहाँ नहीं मिलेगी, बट पहले आप वहां क्लेम कर लो, बचे तो फिर आप यहाँ भी क्लेम कर सकते हो। अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो पहले वहां पे ले लीजिए आप 2 लाख तक का, तो बचा हुआ यहाँ पे ले लीजिए। और अगर अमाउंट 2 लाख से कम है तो वहीं पे ले लीजिए, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम पे तो फर्क नहीं पड़ना है। टोटल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिडक्शन दोनों में से एक जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सारे मैंने आपको जितने अभी तक हो सकते थे, अभी तक के चैप्टर से जितने क्वेश्चन थे टॉपिक से, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है? अभी तक के टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए हैं। तो होमवर्क भी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, बाकी करेंगे मंडे को। थैंक यू।